हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका आरपीएस। दिस इज रुद्र प्रताप सिंह। हम लेकर आए हैं आपकी मैराथन सीरीज की सेकंड वीडियो ऑफ क्लास 11 फिजिक्स, जिसमें हम सेकंड चैप्टर कवर करने वाले हैं आपका, जिसे हम कहते हैं मोशन इन 1D या फिर इसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले जो कोई भी हमारे चैनल पे नया है वो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलें। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है क्लास 11 के लिए। इस चैप्टर को हम काइनेमेटिक्स भी कहते हैं। तो काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है? काइनेमेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन है फिजिकल बॉडीज की विदाउट गोइंग इन द कॉज ऑफ मोशन। यानी कि मोशन तो हो रहा है भाई, मोशन हो रहा है, मेरे को पता है, लेकिन किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको नहीं जानना मुझे सिर्फ मोशन की स्टडी करनी है। अब मोशन क्या होता है? मोशन होता है चेंजिंग ऑफ अ स्टेट ऑफ अ बॉडी, चेंजिंग ऑफ पोजीशन को हम मोशन कहते हैं। ये किसी की रेफरेंस में होता है। अब यार, काइनेमेटिक्स को पढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना पड़ता है, बुक में नहीं है लेकिन आपको पढ़ना होगा, वेक्टर। ये क्या? इसी से आप सारा सम करते हो, सब कुछ करते हो। आप देखोगे कि मोशन किस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन कहाँ है, सारे वेक्टर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिजिक्स के स्टडीज़ में। सबसे पहले आता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या है? अगर कोई तीन वेक्टर इस तरीके से है, इसमें हमने इस तरफ एरो मान रखा है। एरो याद रखिएगा कि किस साइड में, किस डायरेक्शन में वेक्टर है। इन दिस केस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर देता है। अब यहीं पर अगर ये वेक्टर सी वेक्टर जो है आपका उल्टा हो जाए तो ये माइनस ऑफ सी वेक्टर आएगा, यानी कि तीनों का सम जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से हम सम करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसी ट्रायंगल लॉ से बनता है हमारा एक पैरेललोग्राम का। इसमें क्या है? अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट मैंने बना रखा है। रिजल्टेंट जो मेन डायरेक्शन होती है उसको कहते हैं। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब ये किससे निकाला जाता है? तो जो मॉड है इसका वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। और ये जो है मैग्नीट्यूड, ये मैक्सिमम होता है ए प्लस बी जब थीटा 0 होता है, और मिनिमम होता है ए माइनस बी जब थीटा 180 डिग्री होता है। इसके बाद जो यहाँ पे अगर मैं इस पूरे एंगल को थीटा मानता तो ए साइड से आर मैग्नीट्यूड, जो ए साइड से रिजल्टेंट है उसको अल्फा का एंगल बोला जाता है और बी साइड से बीटा बोला जाता है। अल्फा और बीटा के लिए भी रिलेशंस हमारे पास होते हैं, जैसे टेन अल्फा जो है बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा होता है। वहीं पे अगर बीटा लिख रहे हो तो यहाँ पे बी की जगह ए लिखो, ए की जगह बी लिखो। टेन बीटा इजिकल टू ए साइन बीटा अपॉन में बी प्लस ए कॉस थीटा हो गया। इसके बाद हम कुछ कंडीशंस होते हैं कि याद रखोगे तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी होता है। जैसे अगर थीटा 0 डिग्री दे रखा है तो ए प्लस बी होगा रिजल्टेंट। अगर 90 डिग्री है तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अगर 180 डिग्री है तो ए और ये साइन है, मतलब विच एवर इज लार्जर, जो भी लार्जर होगा उसको यहाँ रखना है ए की जगह पे, जो छोटा है उसको बी की जगह पे माइनस हो जाएगा। यही होता है। अब इसमें भी एक स्पेशल केस आता है कि भाई ये जो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये दोनों इक्वल हो जाए, उनको मैंने एक्स कह दिया कि एक्स हो जाए। तो ऐसे में क्या होगा? जब थीटा 0 है तो आर वेक्टर जो का मॉड जो है 2x होगा। अगर 160 डिग्री है तो रूट 3x होगा, 90 डिग्री पर रूट 2x, 180 पर 0 और 120 पर x होगा। इसको आप याद रखिए। यानी मतलब क्या है इसमें? देखो ये पॉइंट है, यहाँ से मैंने कहा ये है 3i कैप ए वेक्टर, और ये भी 3i कैप है। बीच में एंगल है 90 डिग्री का, तो रिजल्टेंट बता दो। तो 3i कैप था ना, 90 डिग्री पे क्या होता है? रूट 3x, रूट 2x, रिजल्टेंट रूट 2 इंटू 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप जल्दी से निकाल सकते हो इसको, ठीक है। अब इसमें एक कंपोनेंट की भी बात आती है कि कंपोनेंट कैसे लिया जाता है। तो देखो, जब कोई वेक्टर है, मान लिया ये एक लाइन है, यहाँ पे ये वेक्टर है, ठीक है, ये थीटा डिग्री बना रहा है इस वाली लाइन से, तो जिस साइड थीटा है ना उसको कॉस लिखेंगे। तो मान लिया ये आर वेक्टर है, तो ये वाली लाइन ये हो जाएगी आर कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन हो जाएगी आर साइन थीटा। इस तरीके से हम वेक्टर का कंपोनेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब वेक्टर का आपने काम लाइक जान लिया है। मेन वेक्टर आप पढ़ोगे 12th में, मैथ्स में पढ़ते हैं। जितना जितना हमें काम लगेगा उतना उतना हम सीखते जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे।
इसमें हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन भी फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो भी जब टाइम लगेगा तो हम जानते रहेंगे। ऑल्दो ये तीनों ही चीज़ें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, सब मैथ का पार्ट होता है, ठीक है। तो अब पहली बात आती है रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है मोशन में कहा जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर इफ इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम द रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर। उसके बाद नोट कहा है कि रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स एंड नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। रिलेटिव टर्म्स हैं। अब जैसे अगर कोई इंसान है, ये 2 मीटर पर सेकेंड से दौड़ने लगे, दूसरा कोई वो 1 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, तो इस वाले को अगर मैं कहूँ यहाँ पे एक और इंसान है जो रुका हुआ है, तो इनके इस वाले के लिए ये दोनों ही मोशन में है, ठीक है। अब इसको 2 मीटर पर सेकेंड से दौड़ा दो, इसको भी, तो ये दोनों आपस में क्या है, सेम ही स्पीड से तो दौड़ रहे हैं, दोनों ही रेस्ट पे हो गए, दोनों रेस्ट पे हो गए। क्यों? ऑब्जर्वर चेंज कर दिया मैंने। अब व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट फ्रेम? रेफरेंस फ्रेम क्या है? तो फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू विच एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स द पोजीशन एंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज रेफरेंस फ्रेम। तो मतलब जिस फ्रेम पे ऑब्जर्वर उसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहा है किसी मोशन को, उसे कहेंगे। जैसे एक कार थी, ड्राइंग तो मेरी जानते हो घटिया है, ये कार v वेलोसिटी से जा रही थी, कार के अंदर एक मानुष है, इसको कहा मैंने b, सामने यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, उसको ए बोला मैंने। अगर मैं इससे पूछूं कि भाई तू कैसे मोशन देख रहा है, ये क्या कहेगा कि मैं रुका हुआ हूँ, मैं रुका हुआ हूँ, और जो ए वाला बंदा वो v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ठीक है। और इसके लिए रेफरेंस फ्रेम क्या है? ग्राउंड है, क्योंकि ग्राउंड पे खड़ा ही है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं कार वाले बंदे से पूछूं तो क्या कहेगा? मेरे लिए भाई रेफरेंस फ्रेम है कार, मैं कार में हूँ और कार के साथ ही चल रहा हूँ, तो रेफरेंस फ्रेम है कार। और मेरे लिए जो है मैं रुका हुआ हूँ, और ए जो है ना, जो ए वाला लड़का है, ये पीछे जा रहा है वी वेलोसिटी से। ये होता है रेफरेंस फ्रेम का खेल। देखो ऑब्जर्वर जो है ना, उसको हमेशा दो वहम हमेशा रहते हैं। कौन कौन से? पहला, वो हमेशा ओरिजिन पे है, ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को ओरिजिन पे मानता है। और दूसरा, वो हमेशा रेस्ट में है, दूसरा हमेशा रेस्ट में, भले वो ट्रेन में बैठ के जा रहा है, खुद को रेस्ट में ही मानेगा, ठीक है। ऑब्जर्वर अपने आप को हमेशा ओरिजिन और रेस्ट, इन दो चीज़ों में मानता है। ये हमेशा याद रखिएगा किसी भी क्वेश्चन को करते वक्त, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आता है। डिस्टेंस को हम पाथ लेंथ भी बोलते हैं, ठीक है। पोजीशन क्या? पोजीशन इज द पार्टिकल रेफर्स टू इट्स लोकेशन इन द स्पेस एट अ सर्टेन मोमेंटम ऑफ टाइम। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कवर करना होता है। मतलब कि अगर मेरे को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना था, मैं ऐसे गया, ठीक है, तो ये जो पूरा चला ना, ये डिस्टेंस थी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, अब इसी को देखो, डिस्टेंस क्या है? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। अब देखो यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये सबसे शॉर्टेस्ट जगह होगी, तो ये वाला जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये था डिस्टेंस जो मैं चला हूँ। वहीं एक खास केस ये भी आता है कि जब आप डिस्टेंस, इफ डिस्टेंस इज इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट चला है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या हो गए? इक्वल हो गई। तो आप क्या देखा आपने, अगर मैं डिस्टेंस को कहूँ s और डिस्प्लेसमेंट को x कहूँ, तो डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा कम होगा या बराबर होगा, इस तरह का मैं कह सकता हूँ। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू x या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब बात आई एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वेलोसिटी और स्पीड। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता। एक एवरेज वेलोसिटी जो है वो डिफाइंड होती है चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल इन विच द डिस्प्लेसमेंट ऑकर। वेलोसिटी किसकी बात कर रही है? डिस्प्लेसमेंट की। वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कह रही है, यानी x2 - x1 अपॉन t2 - t1 की। वहीं पे एवरेज स्पीड क्या कह रही है? वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच मोशन हैज टेकन प्लेस। अब इसके बाद आ रही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसा नाम बता रहा है, किसी इंस्टेंट पे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे बताना है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है गिव वेलोसिटी ऑफ a particle at particular instant of time. Thus instantaneous velocity of a particle at a given instant of time is defined as the limit average velocity of as the limit interval delta t becomes infinite
इनफाइनाइटली स्मॉल। इसमें क्या हुआ कि किसी भी इंस्टेंट पे बता रहा हूँ ना, किसी भी इंस्टेंट पे क्या हुआ है, टाइम का जो चेंज हुआ है वो बहुत ही ज़ीरो है, लगभग 0.001, जितना सोच सको उतना छोटे टाइम इंटरवल में जो उसकी वेलोसिटी है वो पूछ रहा हूँ मैं। ऐसे में हम लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। लिमिट एक आपका चैप्टर होगा, उसमें आप पढ़ोगे लिमिट। मतलब क्या हुआ कि इसमें जो डेल्टा टी है ना, वो जीरो के इतना पास है जितना आप सोच भी ना सको, इतना पास। इतने छोटे चेंज के लिए कह रहा हूँ मैं, इतने छोटे चेंज में जो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसी का आगे करें तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है और मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, दोनों इक्वल होंगे। वहीं पे एवरेज स्पीड जो है वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू होगी एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के लिए किसी भी टाइम इंटरवल पे। और ये कब सही है, ये सिर्फ सही है यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन मोशंस के लिए। उसके बाद अब देखो, ये कोई पार्टिकल है, इस यहाँ पे एक मोशन की बात हो रही है, ए पर उसकी वेलोसिटी यू थी, बी पर उसकी वेलोसिटी वी है। ऐसे में जो वी एवरेज होगा वो यू प्लस वी बाई टू होता है। और मिड, वी मिड जो है यानी कि किसी बीच पर, इन ए और बी के बीच में क्या वेलोसिटी थी वो पता करना है, तो अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई टू होती है। वहीं पे अब ये वाला जो है इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए, ठीक है, यहाँ पर है बी, और ये पूरा डिस्टेंस है, इसको दो पार्ट में तोड़ दिया इक्वल डिस्टेंस में, ठीक है। और इस वाले को चला v2 से, इस वाले को चला v1 से, यानी ऐसे में एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो हार्मोनिक मीन होती है, यानी 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। वहीं अगर ये जो इक्वल डिस्टेंस में तोड़ा था ना, इक्वल डिस्टेंस में नहीं, अब इक्वल टाइम इंटरवल, ऐसे में डिस्टेंस सेम होना जरूरी नहीं। मतलब ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस t टाइम में चला तो ये भी t टाइम में चला है। इधर वेलोसिटी v1 थी लेकिन इधर वेलोसिटी v2 हो गई। ऐसे में जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो v1 प्लस v2 बाई 2 होती है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है भाई, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी को बढ़ाने का काम एक्सेलरेशन करता है। एक्सेलरेटर आप देते हो ना गाड़ियों में, एक्सेलरेट कर रहे हो गाड़ी को, तेज कर रहे हो स्पीड। एवरेज एक्सेलरेशन अब जो है ए वेक्टर जो है ओवर अ टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल एट विच चेंज ऑकर। जिसे वेलोसिटी के लिए किया था ना मैंने x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, वैसे ये भी है v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1, ऐसा करना है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए भी वेलोसिटी वाला ही सेम कॉन्सेप्ट इधर रखना, बस वहाँ पे जो डेल्टा x था ना, इसकी जगह पे डेल्टा v रखो, डेल्टा t को टेंड्स टू 0, सेम काम है। जनरल एनालिसिस ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ना आपके पास कुछ रिलेशंस है, वो आप पहले जान लो, ठीक है। इनसे पहले भी dx बाय dt ये जो है v होता है, ये एक रिलेशन आप जान लो। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम v देता है। अब यहाँ पे जो dx बाय dt लिखा है ये क्या है, ठीक है। तो इसमें आपको दो चीज़ें आपको जाननी है। पहली बात ये करते कैसे हैं, उसके बाद इसका यूज़ क्या है, ठीक है। तो देखो dx बाय dt को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जो है यूज़ होता है बहुत ही छोटे इंस्टेंट ऑफ टाइम में क्या चेंज आया। जैसे नीचे t है ना, तो बहुत ही छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में, बहुत ही छोटे पोजीशन में क्या चेंज आया, उसको हम dx बाय dt लिखते हैं। वहीं अगर मैं लिखूँ dv बाय dt, तो बहुत ही छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी में क्या चेंज आया उसे पढ़ना dv बाय dt। अगर मैं dv बाय dx लिखूं, बहुत ही छोटे पोजीशन के चेंज में वेलोसिटी में क्या चेंज आ गया, वो ये हो गया। दूसरा मतलब क्या है, दूसरा मतलब होता है स्लोप। कोई भी ग्राफ है उसका स्लोप क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा आपको पूछा जाता है, स्लोप क्या है। स्लोप भी एक्चुअली कुछ नहीं है भाई, dx बाई dt है। dx बाई dt निकालो, उस पॉइंट पर dx बाई dt की वैल्यू ही स्लोप होती है। साथ ही साथ स्लोप के लिए एक और चीज़ होती है टेन थीटा। टेन थीटा को भी हम स्लोप ही कहते हैं, दोनों ही बात सेम है। अब dx बाई dt होता क्या है भाई, देखो x पावर n है, इसका इज इक्वल टू y लिखा मैंने, तो dy बाई dx अगर मैं कह रहा हूँ dy बाई dx, इसको कैसे लिखेंगे, n सामने आ जाएगा और x में की पावर एक कम हो जाएगा, ये होता है डिफरेंशिएशन। n सामने आया, x की पावर आए कम हो गया। इसमें कुछ चीज़ें जैसे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होगा, चाहे dt के रिस्पेक्ट में करो चाहे dx के रिस्पेक्ट में, किसी भी रिस्पेक्ट में करो, ज़ीरो होता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मेन मुद्दा आपका ये था x पावर n इज इक्वल टू n x पावर n माइनस वन, ये आपको जानना था, ठीक है। और इंटीग्रेशन मान लेंगे
लेकिन इसकी मैं अलग से आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगले वीडियो हम इसी पे लाने वाले, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे। फिजिक्स में जितना काम लायक होगा इस साल उतना हम पढ़ लेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन पहले जानो कि इंटीग्रेशन क्यों है, ठीक है। तो मैथ में हमारे पास जोड़ने के होते हैं 3 जुगाड़, समेशन, समेशन, प्लस और इंटीग्रेशन। ये सांप सा इंटीग्रेशन होता है। प्लस क्या करेगा, प्लस किसी भी 2 चीज़ों को एक बार में जोड़ सकता है, इसकी यही लिमिटेशन है। 3 + 2 2 चीज़ों को ही एक बार में जोड़ पाया। इसकी क्या लिमिटेशन है, ये किसी भी नोन नंबर को ही जोड़ सकता है। जैसे मैं कहूँ कि x को जोड़ दो, x वेरीज फ्रॉम 1 to 5। अब क्या होगा, x में एक बार 1 आया, x में फिर 2 आया, ऐसे सम होता गया, ठीक है, 5 तक। इसमें क्या हुआ, मेरे को नोन चाहिए, कितने नंबर जोड़ने ये जानना है मेरे को। इन्फानाइट भी तो एक नंबर ही है। इन्फिनाइट वो नंबर है जिसे मैं सोच नहीं सकता, लेकिन नंबर है वो भी, ठीक है। इन्फिनिटी तक भी जाता है लेकिन नंबर है वो भी, ठीक है। ये होता है। अब इसमें भी क्या है, अब मेरे को इतनी चीज़ें जोड़ने जो मैं गिन भी नहीं सकता। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि ये एक लाइन है, इसका ये ऐसे बनाया ना मैंने, इतना छोटा डॉट, इससे भी छोटा डॉट टुकड़े कर दो, इससे भी छोटा टुकड़े कर दो, ये इतने छोटे टुकड़े कि दिखे भी ना। इतने छोटे टुकड़ों को जोड़कर वापस से लाइन बनाने का काम करता है ये सांप, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन भी 2 तरीके का है, एक तो नॉर्मल सांप बना दिया और एक ऐसे कुछ लिख देते हैं ये लोग, x y कुछ भी लिख दिया। दोनों में अंतर क्या है, ये होता है इनडेफिनेट और ये है डेफिनेट। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट का मतलब क्या है, जितना भी था मैंने सब जोड़ दिया, ठीक है। अब इसमें वैल्यू डालो, तुम खुद डालो। इनडेफिनेट क्या था, एक खास इंटरवल ऑफ टाइम के लिए मैंने जोड़ा है, मतलब खास दूरी के ग्राफ को मैंने ही इंटीग्रेट किया सिर्फ, ठीक है। बस इतना जान लो। इंटीग्रेशन में मेन रूल क्या है, x पावर n अगर लिखा है dx, इसका इंटीग्रेशन अगर कर रहे हो तो x पावर n + 1 हो जाएगा और नीचे n + 1 लिखा जाएगा। ये इसका इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। मेन ये जानना था। उसके बाद अगर मैं किसी लिमिट के साथ कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा यहाँ पे 1 2 ऐसा कुछ कर दिया, x पावर n dx ऐसा लिखा है, तो फिर कुछ नहीं करना, वही लिखो, x पावर n + 1 अपॉन में n + 1। अब इसमें एक ऐसा डब्बा सा बनाओ, यहाँ 1 और 2 लिखो। इसमें क्या करना है, इस एक बार इस पूरे में x की जगह पे 2 डालो, ठीक है, फिर माइनस का साइन लगा के इस पूरे पे x की जगह पे 1 डाल दो। यही होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने चैप्टर की तरफ। तो देखो ये भी एक रिलेशन है, एक्सेलरेशन जो है dv/dt है। अभी मैंने बोला ना डेल्टा v/Δt था। डेल्टा क्या है, बड़ा गैप है, dv उससे भी छोटा गैप है, ठीक है। तो a जो है dv/dt है, dt को इधर ले गए तो a dt = dv हो गया, दोनों को इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो ये इस तरह का हमें फॉर्मेट मिल गया। और ये कब करना है, जब एक्सेलरेशन जो है आपको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया और आपको वेलोसिटी निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब देखो यहीं पे मैं कुछ बातें बताता हूँ। देखो dx/dt मैंने क्या कहा था, स्लोप है, स्लोप है। तो यार ये स्लोप किसका निकल रहा है, dx और t के बीच का। अगर x और t का ये ग्राफ बनाया मैंने, तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे स्लोप जो है v दे रहा है, dv/dt कोई भी पॉइंट, ये है v और t का ग्राफ है, कुछ ऐसा बना दिया। किसी भी पॉइंट पर स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन देगा, ये बात है। और देखो इंटीग्रेशन में सिर्फ जोड़ना नहीं होता, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया भी होता है। अगर ये है ना और मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का इंटीग्रेशन किया, तो बेसिकली मैं ये कर रहा हूँ, इसके नीचे का सब कुछ जोड़ दो, ये भी मतलब होता है इंटीग्रेशन का। ये जो है यहाँ पे देखोगे तो dt का इंटीग्रेशन dv दे रहा है, यानी कि a और t का ग्राफ, उसका एरिया, वेलोसिटी दे रहा है। अब जहाँ जहाँ पे भी इस तरह का रिलेशन आएगा ना, वहाँ आप खुद सोचने की ट्राई करना कि इसका कौन सा स्लोप क्या देगा, एरिया क्या देगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता दिया, अभी 2 और आएंगे उस पर भी आप देखना, ठीक है। तो ये आपको पहली बात पता लग गई। दूसरी v = dx/dt अभी बताया था मैंने, ये तब यूज़ होता है जब वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा है और आपको पोजीशन चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये यूज़ होगा। ये एक और पॉइंट होता है, एक्सेलरेशन = v dv/dx। ये एक लौता है जिसमें dx लगा हुआ है, ये
जो है इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसे भूलते हैं लोग। वी डी वी बाई डी एक्स या डी एस भी लिखा होता है, एक्स और एस को चेंज कर सकते हैं। तो ये कब यूज होगा, जब एक्सेलरेशन पोजीशन के रिस्पेक्ट में दे दें, एक्सेलरेशन पोजीशन के रिस्पेक्ट में दे दें और वेलोसिटी भी आपको पोजीशन के रिस्पेक्ट में पानी है, तो ये यूज़ होता है। अब देखो यहाँ पे देखो, अभी मैंने इंटीग्रेशन सिखाया था एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। यहाँ देखो, यहाँ पे एक्स की जगह वी है और एन की जगह पे है वन। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, वी स्क्वायर अप बाई टू, और कैसे लिखना था, डब्बे में वी इनिशियल वी फाइनल, ठीक है। उसकी जगह पे अब कैसे लिखना है, ऊपर वाली टर्म डालनी है तो वी फाइनल का स्क्वायर बाय टू माइनस नीचे वाली टर्म डालनी है वी इनिशियल का स्क्वायर बाय टू, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे। अब देखो, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अभी जो आपने पढ़ा ना वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ नहीं था, ठीक है, वेरिएबल एक्सेलरेशन था, तब वो यूज़ करना है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोल दिया मैंने, तो जितने भी यहाँ पे फॉर्मूले आएंगे ना वो सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ही लगाना, दूसरे में लगाओगे गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन आएगा। तो देखो, आपको मेन तीन फॉर्मूले पढ़ने हैं, ठीक है, तीन फॉर्मूले पढ़ने हैं। तीनों के डेरिवेशन जो है दो तरीके से हो सकते हैं, एक होता है ये डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मेट, एक होता है ग्राफिकल मेथड, और ये दोनों ही मेथड एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। देखो, पहले डिफरेंशिएशन वाले से करते हैं, तो ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है। यहाँ से मैंने ये वाली रिलेशन अभी पढ़ी थी, तो इसको रिलेट करो ना, तो v पावर 0 लिखा यहाँ पे, इंटीग्रेशन करोगे तो v ही तो आएगा। अब मैंने ये माना कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर u है, इनिशियल वेलोसिटी जब है तब मैंने इसका टाइम 0 मान रखा है, ठीक है। तो 0 से t इंटीग्रेट किया, और t पर वेलोसिटी फाइनल जो है वो v फाइनल मान रखे, v में। ऐसे में v का इंटीग्रेशन ऐसे आएगा, इज इक्वल टू AT, यहाँ पे t पावर 0 थी, इसका इंटीग्रेशन t होता है, ठीक है। तो अब v और u को डालें तो v माइनस यू इजगल टू AT, v इजगल टू यू प्लस AT बन गया। ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज करेगी इस तरीके से टाइम के रिस्पेक्ट में। ऐसा ग्राफ बना लिया, ये थीटा एंगल है, इतना आप समझिए। अब देखो, ये बात सेम है, ए इजगल टू डी वी बाई डी टी है, एक पहली इक्वेशन। डी वी बाई डी टी मैंने कहा था टेन थीटा भी होती है स्लोप, और स्लोप क्या है, सी डी बाई दिस, सी डी बाई ए डी, पी बाई बी, टेन थीटा होता है। सी डी क्या है, तो देखो सी डी क्या है, वी माइनस यू, वी माइनस यू है सी डी, लिख दिया भाई। ए डी क्या है, टी है टाइम, तो वी माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, सेकेंड इक्वेशन बनी। दोनों को रख दो, आप इक्वेट कर दो, तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी आ गई, ठीक है। इसको अब यूज़ भी करेंगे, आप याद रखना। v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी था, ठीक है, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी था, तो ये सारा इंटीग्रेशन मैंने किया, यहाँ पे v जो है वेलोसिटी जो है टाइम के रिस्पेक्ट में है, टाइम की इक्वेशन है उसमें, इसलिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो ये इक्वेशन लिखी मैंने, यहाँ पे मैंने क्या कहा था, u अगर प्लस में है तो तोड़ देना, तो u का डिफरेंस इंटीग्रेशन हुआ, a का इंटीग्रेशन हुआ, x फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मेन जो इक्वेशन है, मेन इक्वेशन आप यही कोशिश करना याद रहे। नॉर्मली मैं x फाइनल माइनस एक्स इनिशियल को s बोलता हूँ, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपकी इक्वेशन आती है। ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, फिर से डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू वी होगा, इंटीग्रेशन होगा, डी एक्स इक्वल टू वी डी टी होगा। अब देखो, यहाँ से क्या पता लगता था, क्या था मैंने बोला था, वी डी टी का एरिया पोजीशन का चेंज देगा, पोजीशन के चेंज को मैंने एस कहा। एरिया क्या है, ट्रायंगल का एरिया और इस स्क्वायर का एरिया, सबको सम करना है रेक्टेंगल का, तो हाफ सी डी इंटू ए डी और प्लस में ए डी इंटू सी डी होगा, हाफ वी माइनस यू प्लस यू टी। वी माइनस यू को अभी फर्स्ट इक्वेशन से मैंने क्या कहा था, ए टी होता है भाई, ए टी होता है, तो हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी हो गया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। थर्ड जो है वो है ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन किया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू इक्वल टू ए एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल को मैं कहता हूँ एस, और टू को इधर भेज दिया, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर टू ए एस हो गया। वहीं ग्राफ जो है, इस बार मैंने क्या किया, ट्रेपेजियम का एरिया निकाला,
ठीक है, थोड़ा घूमने की आदत है मेरे को, उल्टा सीधा काम करते हैं। तो ट्रेपेजियम का एरिया अगर गलती से भी याद हो तो v प्लस ये इन दोनों साइड का सम इंटू में हाइट और 1/2 होता है, तो u प्लस वी इंटू टी इंटू 1/2 ये हो गया। अब t को मैं क्या लिख सकता हूँ, पहली इक्वेशन से v माइनस यू बाई ए लिख दिया, 2as इधर आ गया, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू हो गया, x प्लस वाई इंटू में x माइनस वाई की इक्वेशन है ये, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as आ गया। यहाँ पे हमारी तीनों इक्वेशन हो गया। अब देखो यार, साइन कन्वेंशन फॉर वेक्टर u v a s, देखो आप अपने आसानी के लिए कहीं भी ओरिजिन मान सकते हो, ठीक है, जहाँ भी ओरिजिन मानोगे वहीं से देख लेना। अगर मैंने इस पॉइंट पे ओरिजिन माना, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ओरिजिन चाहे जहाँ भी मानो आंसर आपका सेम आता है, आंसर आपका सेम आएगा। वो साइंस अपने हाथ से एडजस्ट कर लेते हैं। रिटार्डेशन क्या, उल्टा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी को बढ़ाने का काम करता है। रिटार्डेशन क्या करेगा, वेलोसिटी को घटाने का काम करेगा। रिटार्डेशन तब होता है जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के जो साइंस है, जो डायरेक्शन है, वो दोनों अपोजिट हो। th सेकेंड में क्या होगा, तो भाई देखो th सेकेंड में क्या होगा, t तक का डिस्टेंस जो कवर किया और t-1 का जो कवर किया, उन दोनों को माइनस कर दो, th सेकेंड का आ जाता है। सेम आपको कुछ नहीं करना, जो इक्वेशन जैसे थी वो ऐसे लिख दो, t की जगह t-1 लिख दो, इधर वाले में t की जगह t लिख दो, इक्वेशन सॉल्व करोगे एस टी एथ इक्वल टू यू प्लस a बाई 2t-1 आ जाएगा। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, अपने आप ग्रेविटी के अंडर जब कोई मोशन करेगा तो उसे फ्री फॉलिंग कह देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं फ्री फॉल में, वो क्या होता है कि इस पॉइंट पे अगर प्रोजेक्ट किया, किसी चीज़ को ऊपर फेंका है, ऐसे में ऊपर जाके नीचे आना, इसमें जो टाइम लगेगा वो 2u/g होता है। ऊपर सिर्फ जाना, ऊपर एच मैक्स तक पहुंच जाना, जहाँ पे जाके वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, वो u/g होता है। और जहाँ पे वो नीचे गिरना शुरू होगा, उसकी जो ऊंचाई है और जहाँ से थ्रो किया गया वहाँ से, वो u²/2g होता है, अगर वो ग्राउंड से थ्रो किया गया। अब बात आती है रिलेटिव वेलोसिटी की। वेलोसिटी जब आप इक्वेशन सॉल्व करते हो तो हमेशा रिलेटिव देखे जाते हैं। मतलब अगर ये दो चीज़ें हैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अब यार कोई तीसरा ऑब्जर्वर ज़रूरी है बार बार लाना, ये भी तो हो सकता है कि यही ऑब्जर्व कर रहा हो। ऐसे में क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी होती है, इसके हिसाब से उसकी वेलोसिटी क्या है। अब यार देखो, कोई एक कार थी वो 10 मीटर पर सेकंड से इस साइड डायरेक्शन में जा रही है, एक कार है 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ऑफकोर्स ये बात है, ये तेज जाएगी, लेकिन देखो ये इसके हिसाब से क्या होगा, इसके हिसाब से भाई ये पीछे जा रही है। ये तो हमेशा रेस्ट में मानता है ना अपने आप को ऑब्जर्वर, तो ये हमेशा पीछे जा रही है। यही होता है, देखो जब भी कोई दो चीज़ें ना, हमेशा वेलोसिटी उल्टी करके दूसरी चीज़ को दे दो तो आपको रिलेटिव मिल जाएगी। और इसी को कहते हैं, जैसे वेलोसिटी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू a जो है va माइनस वी भी होगा, ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये ऑब्जेक्ट है 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट है 20 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। मेरे को ऑब्जर्व इसके लिए करना है, रोक दो इसको, इसे रोको, इसकी वेलोसिटी उल्टी करो, इसकी वेलोसिटी उल्टी करोगे तो इसी डायरेक्शन में सम हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड से ये जाने लग गया। वहीं अगर मैं दोनों को एक ही डायरेक्शन में चला दूँ, इसको 10 से इसको 20 से, इसको रोकना है, वेलोसिटी उल्टी करो, इस डायरेक्शन में आया, -10 आ गए तो -10 क्या होता है, उल्टा जा रहा है, बस पीछे की तरफ 10 से जा रहा है। इसी को रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। और रिलेटिव वेलोसिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हैं, इसको सॉल्व कीजिए, मेहनत कीजिए थोड़ी सी, और इसके जो सॉल्यूशंस है वो आपको मिल जाएंगे कुछ दिनों में। और इसको जो है, इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने रिलेटिव वेलोसिटी का जानबूझ के डाला, क्योंकि इसमें मैंने लिखा बहुत कम है। रिलेटिव वेलोसिटी में लिखना बहुत कम था, उसमें आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, इसलिए ये दोनों क्वेश्चन ही रिलेटिव वेलोसिटी के। तो ना हो तो ऐसा कुछ नहीं कि बुरा मान जाओ, वैसे मानने वाले तो हो नहीं तुम लोग, लेकिन फिर भी ट्राई कर लेना। यहीं पे हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। बाय बाय, आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास कोई भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। थैंक यू।